नमस्कार। धीरेन्द्र पुनीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज 12 जून है। कैलेंडर के हिसाब से एक तारीख और ये कल दूसरी हो जाएगी, लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ तारीख ऐसी होती हैं कि जो उस देश के इतिहास में एक अमिट हस्ताक्षर बन जाती हैं। कुछ ऐसा ही है 12 जून। आज से ठीक 50 साल पहले 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला आया था जिसने पूरी दुनिया में एक तरफ तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सर बहुत ऊंचा कर दिया था, तो दूसरी तरफ उस फैसले से पैदा हुई परिस्थितियों ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को एक ऐसे अंधे रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर दिया था जहां पूरी दुनिया को लगा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो गया। लेकिन इतिहास फिर भी आगे चलता जाता है, भले ही तारीखें बदलती क्यों ना जाएं। अगर हम आज बात करते हैं तो इस फैसले की जिसकी बात कर रहे हैं वो आप समझ गए होंगे। ये 12 जून 1975 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव में जिस तरह का भ्रष्ट आचरण के आधार पर उनके चुनाव को नल एंड वॉइड घोषित किया गया था। कुछ इसी तरह अब इतिहास का पन्ना वापस जब खुलता है तो लगता है जैसे इतिहास फिर उस तरफ बढ़ता दिखता है। उन्हीं प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पोती और इस वक्त कांग्रेस की वरिष्ठ नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा लगभग उसी दोराहे पर जाकर खड़ी हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस दिया था, उसी तरह से श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को केरल हाईकोर्ट ने उनके उपचुनाव में जानकारी छिपाने के आरोप में एक नोटिस जारी किया है। अगर हम इसको देखते हैं, केरल हाईकोर्ट ने भाजपा नेता नव्या हरिदास की याचिका पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी किया है। नव्या ने वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी की जीत को चुनौती दी है। नव्या ने आरोप लगाया कि प्रियंका ने अपने और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों के साथ साथ वाड्रा के नाम पर विभिन्न निवेशों और चल संपत्तियों की जानकारी छिपाई है। नव्या ने दावा किया है कि प्रियंका ने जानबूझकर संपत्ति की जानकारी छिपाई ताकि चुनाव परिणाम को प्रभावित किया जा सके, और यह भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। झूठी जानकारी देकर प्रियंका ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। नव्या ने दावा किया कि प्रियंका की ओर से दाखिल नामांकन पत्र में चुनावी कानूनों और निर्वाचन नियमों का उल्लंघन है। अब उनकी मांग भी वही मांग है जो कभी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ इसी तरह की याचिका दायर करने वाले राजनारायण ने की थी। इन्होंने कहा है कि प्रियंका की चुनावी जीत को शून्य घोषित कर दिया जाए। अब इस पर कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया, यानी कोर्ट इस पर प्रियंका गांधी से जवाब चाहता है। अगर मैं उस जो आरोप है उनकी उसको कुछ पढ़ देता हूं कि किस तरह चुनाव जो नवंबर 2024 में उपचुनाव हुआ था, प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा हलफनामे में जो आधार रखा है कोर्ट में, मैं उसको पढ़ देता हूं। मुख्य आरोप और उसकी सूची ये है कि आरोप नंबर 1, अचल संपत्ति की गुप्त सूचना। आरोप यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने आवास, कृषि, निवेश, संपत्ति, भवन आदि कुछ अचल संपत्तियों की जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दी है। नंबर 2, चल एवं निवेश संपत्ति की छिपाव किया गया। याचिका में दावा किया कि रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर चल अचल निवेश की संपत्तियों को घोषित नहीं किया। तीसरा, संशोधित जानकारी से मतदाताओं को गुमराह करना। स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव की मांग के तहत कहा गया चुनाव हलफनामे में छिपे तथ्यों के कारण मतदाता सही जानकारी पर निर्णय नहीं ले सके, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धाराओं के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण यानी सेक्शन 123 की श्रेणी में आता है, और उससे अनड्यू इन्फ्लुएंस का आरोप है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि वो चुनाव संपत्ति का विवरण छिपाकर अपनी चुनाव प्रचार में मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डाल रही है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई है। ये तमाम चीज़ों के साथ अब इस हलफनामे के ऊपर क्या कोर्ट किस तरह के सवाल आपको लगता है कि सवाल होंगे? क्या वाकई में संपत्तियों का विवरण घोषित नहीं किया गया था? अगर हाँ तो क्या जानबूझकर गलती थी या जानबूझकर छिपाया गया, या क्या संपत्ति की जानकारी मटेरियल फैक्ट है जिसे मतदाता जानेंगे तो व्यवहार बदल जाएगा? क्या छुपी जानकारी ने चुनाव पर नैतिक या कानूनी रूप से लाभ किया है? इस पर सुनवाई अब अगस्त 2025 में निर्धारित है। प्रियंका गांधी वाड्रा कोर्ट में अपना आधिकारिक जवाब और दस्तावेज पेश कर सकती हैं। अब अदालत इन हल्फनामों का विश्लेषण करेगी, जिसमें वसूली गई संपत्तियों का सत्यापन, मतलब जो बताई गई संपत्तियां उनका सत्यापन और अनिवार्य प्रकटीकरण की जरूरत का मूल्यांकन
होगा। अब दो ही बात हो सकती है, या तो ये याचिका खारिज होगी अगर अदालत को लगती है कि मामूली गलती है, या चुनाव के नतीजे को रद्द करने का आदेश आ सकता है। तो मैं इसको, अगर आप वापस इतिहास के पन्नों में जाना चाहते हैं तो लगभग प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहीं खड़ी हैं जहां कभी श्रीमती इंदिरा गांधी खड़ी हुआ करती थी। इंदिरा गांधी उस वक्त सत्ता की ताकत के साथ आई थी। हालांकि 1971 में जब ये चुनाव हुआ था उस वक्त तक बांग्लादेश के साथ युद्ध नहीं हुआ, बांग्लादेश के लिए युद्ध पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ था, यानी बांग्लादेश अस्तित्व में नहीं आया था। लेकिन चुनाव हो चुका था और श्रीमती इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे के साथ शानदार विजय प्राप्त कर चुकी थी। उस वक्त किसी को नहीं लगा, जिस तरह अभी नहीं लग रहा है, कि क्या एक छोटी सी याचिका, एक हारे गए उम्मीदवार की याचिका पूरे देश की किस्मत को बदल सकती है। तो मैं, अगर आज, चूंकि ये तो प्रियंका गांधी वाड्रा पर हुई आज की बात, लेकिन हम इसको चुनाव के साथ मैं खास तौर से बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। ये बहुत जरूरी है कि किस तरह से 12 जून 1975 का इतिहास और उस दिन इंदिरा गांधी जो है क्या कर रही थी और इस फैसले के बाद क्या हुआ, उस पर थोड़ा सा मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि 1971 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से आई सत्ता में श्रीमती इंदिरा गांधी अब उस रास्ते पर थी जहां से उनके लिए लौटना आसान नहीं था। 2-3 सालों में घटनाक्रम काफी बदल चुका था और उस पर उनका नियंत्रण नहीं था। 12 जून 1975 को एक फैसला आया जिसने 1971 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया। अब दो और घटनाएं हुई, मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर किस तरह से वो निर्वाचन अवैध हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ये मालूम नहीं कि आखिर हुआ क्या था, क्यों इसको करप्ट प्रैक्टिस मान के उनके चुनाव को रद्द किया, शून्य घोषित किया गया था। इस पर लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारी मुझे लगता है कि नहीं है, लोग उस पर बात करते हैं। तो इतिहास के आईने में हम झांकते हैं और देखते हैं कि क्या है, लेकिन पहले उसको देख लेते हैं कि 12 जून 1975 को दो और घटना हुई जिनका संबंध श्रीमती इंदिरा गांधी से था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले उसी दिन सुबह डीपी धर का निधन हो चुका था। जो भी जरा सा इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं, खासतौर से राजनीति के इतिहास में, वो जानते होंगे कि डीपी धर उस समय मास्को में मतलब राजदूत थे और कभी कैबिनेट मंत्री रह चुके। धर जो है इंदिरा गांधी के करीबी सलाहकारों में थे। 1971 के बांग्ला मुक्ति युद्ध में भारत के दखल में उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। और इंदिरा गांधी के पूर्व मुख्य सचिव, तब सूचना योजना आयोग से जुड़ चुके पीएन अक्सर, उनके वर्तमान मुख्य सचिव पीएन धर के साथ डीपी धर कश्मीरी नौकरशाहों, राजनेताओं, राजनयिकों, सलाहकारों, रणनीतिकारों के उस समूह का हिस्सा थे जिसका प्रभाव हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री सचिवालय पर बढ़ गया था। 70 के दशक में इस समूह को सत्ता के गलियारों में कश्मीरी माफिया के नाम से भी बदनाम हो चुका था। ये एक उस समय की कहानी है, उसका एक हिस्सा है। पीएन धर एक किसी खास वजह से डीपी धर कुछ आधिकारिक मशवरे के लिए पीएन धर के पास आए थे और अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उनको रात में भर्ती करा दिया गया 11 जून की रात, और 12 जून को उनको पेस मेकर लगना था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग पीएन धर की एक फ़ोन कॉल से नींद टूटती है और उस फ़ोन कॉल का सिर्फ आवाज़ ये थी कि डीपी धर नहीं रहे। और उस समय इंदिरा गांधी अपने कमरे में नाश्ता कर रही थी, क्योंकि सबको मालूम था कि फैसला आना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आना है। और देखिए इतिहास कई बार किस तरह से दोहराता है कि डीपी धर ने उनकी तरफ से इस मामले में 12 फरवरी 1975 को बहस भी की थी, और जिन जज के पास बहस की थी, जिन्होंने जगमोहन, उन्होंने 25 फरवरी 1972 को प्रधानमंत्री को जगमोहन लाल सिन्हा, यानी वही जज जो इस फैसले को सुनाने वाले हैं जस्टिस, उनके सहित 6 लोगों को इलाहाबाद कोर्ट के जज नियुक्त करने के संबंध में मंजूरी की सलाह दी थी। ये 1972 में हुआ था, लेकिन इतिहास देखिए 1975 में फिर किस तरह अलग से होता है। इंदिरा गांधी जब नाश्ता कर रही थी तब तक वो खबर वहां तक पहुंचती है, और पीएन धर जब तक अस्पताल पहुंचते तब तक वहां श्रीमती इंदिरा गांधी पहुंच चुकी थी। डीपी धर की अंत्येष्टि के लिए निर्देश दे रही थी। फिर वहां से निकलकर पीएन धर अपने कार्यालय पहुंचते हैं। इसी डीपी धर की पत्नी को फोन कर दिया जाता है। इधर इंदिरा गांधी के प्रेस सचिव HY शारदा प्रसाद तकरीबन दौड़ते पीएन धर के कमरे में आते हैं और उत्तेजित स्वर में सूचना देते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया और प्रधानमंत्री का निर्वाचन रद्द कर दिया गया। इस फैसले को लेकर पिछले कई दिनों से गहमा गहमी चल रही थी। 12 जून की सुबह
सुबह से प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका, सचिवालय में उनका इंतजार किया जा रहा था। यही जो सचिवालय, यही बाद में कार्यालय में बदला और आज उसको हम लोग पीएमओ में जानते हैं। उस समय बीएन टंडन जैसे लोग दफ्तर पहुंचे थे। थोड़ी देर में उनके कमरे में पीएमएस में पदस्थ एक अन्य संयुक्त सचिव यानी वीआर यानी वी रामचंद्रन दाखिल हुए। तब सुबह के 10 भी नहीं बजे थे और सब लोग इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद में वीआर उनके कमरे से चले गए। प्रधानमंत्री उस समय तक दफ्तर नहीं पहुंची थी। पीएमएस में यानी सेक्रेटरीट में जो सचिवालय, वहां पूरी तरह व्याप्त बेचैनी थी जो साफ देखी जा सकती थी। कुछ डायरी में यूं दर्ज किया बीएन टंडन साहब ने, हम उम्मीद कर रहे थे कि यह फैसला 10:15 बजे तक आएगा। 10 बजे से थोड़ा पहले वीआर मेरे कमरे से चले गए। उन्होंने मुझे 10:30 बजे फ़ोन किया और बताया कि कोर्ट ने पीएम के खिलाफ फैसला दिया है। लेकिन हम खबर की पुष्टि कर रहे हैं। मैं तुरंत पीटीआई यूएनआई के प्रिंटरों की तरफ लपका जो मेरे और वीआर के कमरों के बीच में रखे हुए थे। मैंने पढ़ा, जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने पीएम के निर्वाचन को निरस्त कर दिया और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सही माना है। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के खंड 1, 2, 3 जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, आप सोचिए इतिहास फिर उसी तरह पहुंचता है, उसके खंड 7 के तहत 6 सालों तक चुनाव लड़ने को लिए भी प्रतिबंधित कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले पर 20 दिन की रोक भी लगाई थी। यानी इंदिरा गांधी के पास ये मौका था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाती, वो गई भी थी, लेकिन उससे पहले इसके बावजूद स्वतंत्र भारत में किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के फैसले से भूचाल आ गया था। डीपी धर के निधन के बाद ये दूसरा झटका इंदिरा गांधी को काफी नहीं था। 1975 के 12 जून को एक और बुरी खबर श्रीमती इंदिरा गांधी का इंतजार कर रही थी। आपको वो बता देते हैं कि उस वक्त मध्यावधि चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे गुजरात के, और गुजरात में कांग्रेस हार रही थी। मध्यावधि चुनाव में गठबंधन विपक्षी दलों का जनता मोर्चा, उसने इंदिरा गांधी की पार्टी को परास्त कर दिया था। ये फैसला जो है जस्टिस सिन्हा के जो फैसला आया था वो समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर दिया था, जो उन्होंने 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी ने जो जीत हासिल की थी, 1 लाख मतों से जीत हासिल की। चुनाव नतीजे 10 मार्च को आए थे और 1971 को, और राजनारायण ने 24 अप्रैल 1971 को हाईकोर्ट में श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती दी थी। राजनारायण ने अपनी याचिका में इंदिरा पर भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसमें भारतीय वायुसेना के विमान और सरकारी हेलीकॉप्टर के दुरुपयोग के आरोप शामिल थे। लेकिन अदालत ने मुख्य रूप से 2 पर फैसला दिया था। एक तो यह था कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ राजपत्रित अधिकारी यशपाल कपूर का इस्तेमाल अपनी चुनावी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए किया, जबकि नौकरी से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। मैं आपको वो इतिहास की वो कहानी बताना चाह रहा हूं कि किस वजह से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ अदालत ने जो फैसला दिया था उसका आधार क्या रखा था। दूसरा यह था कि उन्होंने चुनाव प्रचार के मंच से लेकर बिजली वगैरह के इस्तेमाल में उत्तर प्रदेश के सरकारी अमले की मदद ली थी। इन दोनों के विस्तार में जाएं तो पता चलता है कि इंदिरा गांधी के विरुद्ध सबसे अहम निष्कर्ष जो अदालत के थे, आप सोचिए कि इस तरह से छोटी सी चीज इतिहास का इतना बड़ा फैसला करा देती है। उनके चुनाव अभिकर्ता यानी मुख्य चुनाव जो एजेंट थे यशपाल कपूर, रायबरेली के जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली के पुलिस अधीक्षक और उत्तर प्रदेश के गृह सचिव ने 1 और 25 फरवरी को उनकी चुनावी दौरे के लिए मंचों, लाउडस्पीकर और बैरिकेड का इस्तेमाल का इंतजाम किया था। पुलिस बल की तैनाती की थी। हाई कोर्ट ने इसको 123(7) के तहत भ्रष्ट आचरण माना था। इंदिरा गांधी के विरुद्ध अहम निष्कर्ष उनके चुनाव अभिकर्ता यशपाल कपूर के साथ जुड़ा था। कपूर एक सरकारी अधिकारी थे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी प्रधानमंत्री के विशेष अधिकारी थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उन्हें अपीलार्थी ने यानी इंदिरा गांधी ने निर्वाचन अभियुक्त बना दिया था। विवाद इस पर था कि उनके इस्तीफे को कब से प्रभावी माना जाए। वो इस्तीफा 13 जनवरी को दे चुके थे, लेकिन 13 जनवरी 1971 को तो, लेकिन उनका इस्तीफा 14 जनवरी 1971 को मंजूर किया गया था। हाई कोर्ट ने माना कि इंदिरा गांधी ने 29 दिसंबर 1970 को अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर दिया था और यह भी माना कि यशपाल कपूर का उनकी सेवा से इस्तीफा 13 जनवरी को दिया गया था, लेकिन 25 जनवरी तक वो प्रभावी नहीं हुआ था, यानी उसकी अधिसूचना नहीं हुई थी। और इसीलिए चूंकि कपूर ने इंदिरा गांधी के निर्देशों के मुताबिक 7 जनवरी को मुंशीगंज में चुनावी भाषण दिया था और 19 जनवरी 1971 को कला यानी एक रायबरेली की जगह है वहां भाषण दिया था। इसीलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि इंदिरा गांधी ने अपनी चुनावी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कपूर की मदद ली।
और इसी आधार पर अदालत ने इसको उल्लंघन माना। एक पीएन अक्सर, मैंने आपको बताया कि वो जो है इस फैसले से पहले योजना आयोग से जुड़ चुके थे। उन्होंने यशपाल कपूर के वो बॉस भी थे। उन्होंने 1971 को, जब यशपाल कपूर ने 13 को इस्तीफा दिया था, तो उसको 14 को माना था। लेकिन कहते हैं कि फिर वो जो है उसी तरह से हुआ कि कोर्ट ने उसको नहीं माना, और अक्सर ने 24 साल बाद 12 फरवरी 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत के कैरियर की जहाँ से शुरुआत की थी, इंदिरा गांधी की ओर से बचाव के तौर पर थे। तो मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री आवास का नज़ारा बदल गया। एक एक करके कराबी सलाहकार, मंत्री, सब आम लोग पहुंचने लगे। इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे को बुला लिया। वो सिद्धार्थ शंकर जो हैं इंदिरा गांधी के बेहद विश्वसनीय थे और वकालत का लंबा अनुभव था। फैसला जब आया तो उस वक्त इंदिरा गांधी के 29 वर्षीय छोटे बेटे और सबसे विश्वसनीय संजय गांधी रोज की तरह गुड़गांव में अपनी कार फैक्ट्री में थे, मारुति में। उन्हें यह सूचना इंदिरा गांधी के निजी सचिव एनके शेषन से मिली। ममून व दोपहर के भोजन के समय एक सफदरजन लौटते थे, लेकिन उस दिन जरा जल्दी आए। तब तक वहां कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ और अनेक दिग्गज पहुंच चुके थे। बात यह है कि वहां तमाम जैसे लोग वहां जब पहुंचे थे, मुझे लगता है कि राजनीतिक उलझन बहुत बढ़ गई थी। हालांकि कोर्ट वो जा रही थी, लेकिन नैतिकता का तकाजा था कि उस समय छोड़ देती। लेकिन कभी कभी वक्त जो है फैसला लेता है तो बड़ा निर्ममता से लेता है। उस दौर के किरदारों को लेकर कहा जाता है, उस दिन एक सफदरजंग रोड जहां प्रधानमंत्री रहा करती थी उस वक्त, और बाद में वहीं प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर गोलियां उनके अंगरक्षकों ने चलाई थी। देश के सबसे ताकतवर पते पे ऐसे किरदार मौजूद थे जो अपने सामने इतिहास को घटित होते हुए देख रहे थे। BN टंडन ने अपनी उसमें कई चीज़ें दर्ज की, और उसमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, उन्होंने कहा कि जब मैं घर पहुंचा तो कम्मी यानी उनके भाई की पत्नी ने पूछा कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो PM क्या करेंगी। मैंने कहा मैं PM को जितना समझता हूं, मुझे लगता है कि पद छोड़ने के अलावा वह सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। वह अनुचित साधनों के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं कहेंगे। मैंने जो कहा वो कम्मी को पसंद नहीं आया। तो उनके जो करीबी सलाहकार थे वो ये जानते थे कि क्या होगा। नैतिकता को परे रखकर अंततः इंदिरा गांधी ने इस चुनौती से कानूनी और राजनीतिक तौर पर निपटने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने कोशिश की थी, कैथरीन फ्रैंक ने लिखा है कि उनकी जो जीवनीकार थी, कि इंदिरा ने अपने मित्र सिद्धार्थ शंकर रे से कहा मैं इस्तीफा दूंगी, लेकिन रे ने उनसे कहा कि हड़बड़ी में कोई फैसला ना करें। वो चाहती थी कि वो उनको आम राय के साथ जाएं, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो ये चाहते, उन्होंने सलाह दी जब वह सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील के निपटारे तक अस्थायी तौर पर पद हट जाएं और किसी डमी को बैठा दें। तब इतिहास में संजय गांधी अपनी भूमिका को लेकर उपस्थित होते हैं, क्योंकि संजय गांधी ने कहा कि यदि वह अपने पद को छोड़ देंगी तो कभी लौट नहीं पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने भी लगते हैं, यहाँ तक कि 1 साल तक भी। और क्या वो आश्वस्त हो सकती हैं कि जगजीवन राम या चौहान या सरवण सिंह या कमलापति त्रिपाठी अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए नाम उनकी अपील के निपटारे के बाद उनकी वापसी का स्वागत करेंगे। और कल्पना करें यदि वो हार गई तो। और यहीं से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास का बहुत ही अलग है। कुछ अजीब प्रतिक्रिया जरूर आई थी। द लंदन टाइम्स ने टिप्पणी की थी कि ये ऐसा है मानो किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पार्किंग संबंधी किसी अपराध में प्रतिबंधित किया जाए, यानी बहुत छोटा अपराध उन्होंने कहा। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने भी अपने उसमें लिखा है, चुनावी कानून का कड़ाई से पालन करते हुए मुझे लगता है ये फैसला एक मक्खी को मारने के लिए हथौड़े के इस्तेमाल करने जैसा था। इंदिरा और उनके सलाहकारों में यही राय बन रही थी और बाद में ये हुआ भी। चूँकि फलियस नरीमन उस समय नरीमन के साथ जो है बहुत लंबा एक डिस्कशन हुआ, और उन्होंने ये भी कहा, जब उन्होंने उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये आरोप बहुत मामूली हैं। और उस समय अतिरिक्त महाधिवक्ता थे फलियस नरीमन। उन्होंने कहा कि इसमें नरीमन के मुताबिक फैसला अत्यंत कमज़ोर तर्कों के आधार पर दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाएंगे। तो वह सुनकर खुश हुई, लेकिन आगे की कहानी मुझे लगता है इतिहास के और लंबा होने की कहानी है। लेकिन ये इतिहास 12 जून का वो है जिस दिन जगमोहन लाल सिन्हा नाम के एक जज हिंदुस्तान के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गए, और उसी के बाद हिंदुस्तान में इमरजेंसी का वो काला अध्याय शुरू होता है जिसने एक बार को तो हिंदुस्तान को भी अफ्रीका के देशों की श्रेणी में रख दिया था जहाँ लोकतंत्र फिर कामयाब नहीं हुए। खैर, अब हम लोगों को देखना होगा कि क्या श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ जिस तरह से बीजेपी उम्मीदवार थी नव्या, जिन्होंने ये याचिका दी है, और इस उपचुनाव में
प्रियंका गांधी वाड्रा 6,22,000 वोटों से लगभग जीती हैं। इतनी हैवी जीत थी। और जो बीजेपी की कैंडिडेट है उनको लगभग 1 लाख के करीब, 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा वोट मिले थे। ऐसे में इतिहास की ये दिलचस्प लड़ाई क्या वापस उस राजनारायण के रास्ते पर जाएगी या नहीं। लेकिन इस साल इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। चूँकि 25 जून को ये इमरजेंसी लगी थी, लिहाजा इस बार सरकार इस 50 साल को बहुत ही विशाल तरीके से बताना चाहती है लोगों तक जाकर कि कई बार इतिहास में ऐसा हो जाता है कि जब आप सही रास्ते पर चलने की बजाय हिंदुस्तान की किस्मत का ताला ही लगाने पर लग जाते हैं। और श्रीमती इंदिरा गांधी उस ताले की चाबी लगाने के लिए उस फैसले का इस्तेमाल किया था। तो लिहाजा हम देखना होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को इस मामले में क्या मिलता है अदालत से। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।